दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम सब जानते हैं कि भारत 2024 के अंदर लोकतंत्र का पर्व मना रहा है। यानी कि भारत के अंदर लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और जिसके कारण पूरे देश के अंदर चुनावी माहौल अब बन चुका है और 19 अप्रैल से फर्स्ट फेज की शुरुआत भी हो रही है। साथ ही इस चुनावी माहौल के अंदर बड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज आप सबके साथ जुड़े हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर बहुत से राजनीतिक दल हैं और हर राजनीतिक दल का अपना एक इतिहास होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से साथियों आज हम बीजेपी का जो पूरा इतिहास है उसको समझने की कोशिश करेंगे और इसी बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो ये है कि क्या 2024 में अब बीजेपी डाउनफॉल की ओर बढ़ रही है। साथियों, इस सवाल को समझने से पहले हमें कुछ और सवालों पर गौर करने की जरूरत है कि क्या है बीजेपी का ओरिजिन, कैसे बीजेपी की शुरुआत हुई और कैसे बीजेपी ने 2 सीट से और 2014 में पूर्ण बहुमत का जो आंकड़ा है उसको पार किया और क्या बीजेपी अब अपने चरम पर जा चुकी है और 2024 के अंदर अब बीजेपी का डाउनफॉल होने की दिशा में अब भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। तो साथियों, हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से कि कैसे बीजेपी का जन्म हुआ। साथियों, बीजेपी पार्टी के जन्म को समझने से पहले हमें और इतिहास के कुछ पन्नों को पलटने की जरूरत है और जनसंघ को समझने की जरूरत है। साथियों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 के अंदर जनसंघ की स्थापना की और साथियों जब जनसंघ की स्थापना की गई थी उस समय आधार जो मूल रूप से ये बनाया गया था वो ये बनाया गया था कि कांग्रेस पार्टी एक डोमिनेटिंग नेचर की जो पॉलिटिक्स है उसको करती जा रही है, तो कांग्रेस के जवाब के अंदर एक राजनीतिक दल और होना चाहिए जो इस डोमिनेटिंग पॉलिटिक्स को चैलेंज कर सके। और 1951 के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके लिए जनसंघ की स्थापना की। साथियों, 1951 से लेकर 1975 तक का जो पूरा समय था वो जनसंघ के लिए बड़ा ही संघर्ष का समय था। राजनीतिक रूप से किसी प्रकार की सफलताएं जनसंघ को नहीं मिल रही थी, लेकिन साथियों उसी के समानांतर कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से डोमिनेटिंग जो पॉलिटिक्स थी वो बढ़ती जा रही थी, सेंट्रलाइजेशन का जो दौर था कांग्रेस में वो बढ़ता जा रहा था और 1975 के दौर के समय पर तब कांग्रेस की पार्टी से ताल्लुकात रखने वाली इंदिरा गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पद पर स्थापित हुई और 1975 से लेकर 1977 का जो पूरा राजनीतिक रूप से एक अध्याय लिखा गया देश की राजनीति के अंदर वो था इमरजेंसी का दौर। और साथियों इस दौर के अंदर जनसंघ ने एक अहम भूमिका निभाई और जो सेंट्रलाइजेशन की पॉलिटिक्स कांग्रेस के द्वारा इमरजेंसी के दौर में की जा रही थी उसको चैलेंज करते हुए जनसंघ भी मेन स्ट्रीम में दिखने लगा और राजनीतिक रूप से मुख्य धारा का हिस्से के रूप में जनसंघ स्थापित होने लगा। और इंदिरा गांधी के दौर की इस इमरजेंसी को चैलेंज करने का जब स्ट्रगल पूरी देश के अंदर चल रहा था उस समय जनसंघ के साथ कई अन्य राजनीतिक दल सामने आए और उसके बाद साथियों जब 1970 के अंदर जनता पार्टी का सभी पार्टियों को एक साथ लाकर निर्माण एक तरह से किया गया और 1977 से लेकर 1980 तक जनता पार्टी की सरकार चलती रही। साथियों हमने देखा जिस तरीके से जनसंघ है वो मुख्य धारा का हिस्सा राजनीतिक रूप से कांग्रेस का जो डोमिनेशन कैरेक्टर था वो पीक पर गया और वो पीक पर गया जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी देश के अंदर लगाई थी। साथियों जैसे ही जनता पार्टी की सरकार 1980 में खत्म हुई उसी के साथ साथ ये पार्टी भी डिसॉल्व हो गई और उसके बाद 1980 के दौर के अंदर देश के सामने आती है भारतीय जनता पार्टी, जिसका सीधे तौर पर यह माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मूल रूप से जड़ें हैं वो जनसंघ से ही जुड़ी हुई हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी काफी सम्मान देती है। साथियों 1980 के अंदर बीजेपी का जन्म होने के बाद बड़ी तेजी से भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई और विस्तार होने लगा और उस विस्तार का जो मूल रूप से कारण बना वो बना राम जन्मभूमि को लेकर जो उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलन चला था। और साथ ही उस आंदोलन के परिणाम राजनीतिक रूप से तो ज्यादा नहीं देखने को मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार था विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण ही होता चला गया। और 1984 के अंदर जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट ही मिली थी। इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार है वो तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वोट कन्वर्ट बीजेपी को लेकर उस दौर में भी नहीं हो रहे थे। 1984 के बाद से बीजेपी का जो विस्तार हुआ वो अपने चरम की दिशा में बढ़ने लगा। जिस तरीके से राम जन्मभूमि का जो पूरा आंदोलन था उसको बीजेपी तेज गति देने लगी और 1990 से लेकर 1992 का जो दौर था जिसमें बाबरी मस्जिद को भी गिराया गया था, वहां से एक देश के अंदर अहम भूमिका भारतीय जनता पार्टी की हमें देखने को मिलने लगी और जो बड़ा वोट कन्वर्जन था वो भी उस समय तक भारतीय जनता पार्टी का होना शुरू हो चुका था। और भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि आंदोलन के तहत ही अपनी विचारधारा को जो नींव रखी
वो हिंदुत्व की एक नींव वो रखते चले गए और शुरुआती दौर में एक सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार करती चली गई और 1996 आते आते भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मात्रा में वोट कन्वर्जन भी हमें देखने को मिलने लगा। जिस तरीके से 1996 के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर तो सामने आई, लेकिन भाजपा के पास उस समय मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 1996 के लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी उभर कर सामने आई, जिसके बाद से अटल बिहारी वाजपेयी वो देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 दिन तक ही उनकी सरकार चल पाई। और 1998 के अंदर फिर से जब जनरल इलेक्शंस हुए तो उस समय एनडीए गठबंधन की ही सरकार सत्ता में आई, जो कि लगभग 1 साल तक चल सकी, क्योंकि कोalition की गवर्नमेंट्स को लेकर उस समय काफी तोड़फोड़ होती थी और लार्जेस्ट पार्टी के रूप में अक्सर हमें देखने को मिलता था कि एनडीए में बीजेपी ही रहती थी, लेकिन सरकार पूरा टर्म कंप्लीट करने में सक्षम उस समय भी नहीं हो पाई थी। और 1998 के जनरल इलेक्शन के बाद भी मात्र 1 साल तक ही एनडीए की सरकार चल पाई, जिसके बाद साथियों 1999 के अंदर फिर से जनरल इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं और उस समय पर यह सरकार पूर्ण रूप से चल पाई, जिसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पर किया। और 1999 से लेकर साल 2004 तक ये पहली बार था कि आजादी के बाद कोई नॉन कांग्रेस फुल मेजोरिटी में गवर्नमेंट पूरा टर्म अपना कर पाई थी। साथियों यहां से एक बात समझने की है कि 1984 का जो जनरल इलेक्शन था, वहां पे 2 सीट से जिस भाजपा की शुरुआत हुई थी, वह अपना पहला प्राइम मिनिस्टर जो पूरा टर्म कंप्लीट कर रहा है उसको 1999 से लेकर 2004 के कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में देख पाई थी। लेकिन साथियों भाजपा के लिए यह सिलसिला ज्यादा लंबा नहीं चल सका और 2004 में फिर से भाजपा और एनडीए गठबंधन सत्ता से बाहर हो गया और 2004 से लेकर 2014 तक हमने देखा कि यूपीए की और कांग्रेस लेड ही गवर्नमेंट देश के अंदर स्थापित रही। लेकिन साथियों जिस तरीके से 2014 का चुनाव हुआ और जिन मुद्दों पर वो पूरा चुनाव हुआ, उसने भारत की राजनीति का एक नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया। 2013 और 14 के दौर में जब देश के अंदर करप्शन का मुद्दा चरम पर था, उस समय भाजपा ने श्री नरेंद्र मोदी को अपना पीएम का कैंडिडेट घोषित किया, जो उस समय पर गुजरात के मुख्यमंत्री के दौर पर स्थापित थे। और 2014 में भाजपा सही मायने में फुल मेजोरिटी में अपने दम पर सत्ता में आती है। साथियों जिस तरीके से 2014 के अंदर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अपने दम पर सत्ता में आती है और नरेंद्र मोदी जी को जिस तरीके से बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया और देश के अंदर एक मोदी लहर का जन्म 2013 के अंदर हुआ, उससे भारत की राजनीति के अंदर एक बड़ा परिवर्तन जरूर हुआ। साथियों भाजपा के सत्ता में आने के बाद से और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव होने के बाद से भारत के अंदर कल्ट पर्सनालिटी के तहत ही चुनाव का जो पूरा कैंपेन है उसको चलाने की जो प्रथा थी, उसकी एक बड़ी शुरुआत हमें देखने को मिली। साथियों जब 1999 के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो वो 5 साल का जो कार्यकाल था वो भी एक कल्ट पर्सनालिटी का ही था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से वो कल्ट पर्सनालिटी का जो पूरी प्रक्रिया थी चुनाव के अंदर और भारतीय राजनीति के अंदर, उसमें एक बड़ा इजाफा हमें देखने को मिला। और 2019 में जिस तरीके से बीजेपी और ज्यादा अधिक सीटों के साथ और 300 का आंकड़ा पार करते हुए सत्ता में वापस आई, वह उसका प्रमाण है कि कल्ट पर्सनालिटी और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे की जो ब्रांडिंग थी उसी के तहत भाजपा चुनाव लड़ती चली गई। और साथियों मोदी जी के कल्ट पर्सनालिटी के रूप में चुनाव लड़ना भाजपा का न सिर्फ लोकसभा के चुनाव तक सीमित है, बल्कि राज्यों के अंदर भी बीजेपी ने जिस तरीके से इन 10 सालों के अंदर विस्तार किया है वो भी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ही किया है। जिसके बाद से ये सवाल बड़ी तेजी से उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी का अब डाउनफॉल होने की दिशा में 2024 से बढ़ रही, क्योंकि साथियों 2024 का भी जो पूरा चुनाव है वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ही हो रहा है। और इस बार भी जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, जो चुनावी प्रचार अब किया जा रहा है, उसमें भी बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार, इसी प्रकार के नैरेटिव के साथ भाजपा चुनाव लड़ रही है। लेकिन साथियों जिस चीज के लिए हमने इस पूरे इतिहास को जाना, अब उस सवाल पर समझने की कोशिश करते हैं और उस सवाल पर गौर करते हैं कि क्या 2024 से बीजेपी का डाउनफॉल हो सकता है। साथियों 2-3 बातों का जिक्र अक्सर हमें बीजेपी के अंदर भी सुनने को मिलता है कि क्या बीजेपी के अंदर सेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा है, क्या सिर्फ 2 या 3 लोग ही सभी निर्णय ले रहे हैं और बाकी सभी जो सीनियर लीडर हैं उनकी बीजेपी के अंदर की जो डिसीजन मेकिंग है उसमें अब ज्यादा हिस्सेदारी नहीं बची है। और 2019 के बाद से ये भी सवाल अक्सर मीडिया में उछलता है कि अब जो एक तरह से नई बीजेपी बन चुकी है वह आरएसएस के भी नियंत्रण से बाहर। साथियों इन्हीं कुछ पहलुओं को हम बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। साथियों जो डिसीजन मेकिंग में बीजेपी के अंदर सेंट्रलाइजेशन की बात होती है उसके कुछ उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। साथियों जब भी राज्यों के अंदर चुनाव होते हैं तो वह वहां का जो मेन लीडर होता है बीजेपी का, उसके चेहरे पर ना होकर नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ही वो चुनाव किए जाते हैं।
भाजपा के अंदर किसी भी समय किसी भी राज्य के चीफ मिनिस्टर को बदलने का चलन भी हमें पिछले कई सालों में देखने को मिला है। और साथियों, एक कल्ट पर्सनैलिटी जब भी किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा चुनाव में अपनाई जाती है तो उसके कारण जो रीजनल लेवल पर लीडरशिप डेवलप होनी चाहिए, जिसको हम सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आती है। और ऐसा ही प्रतीत भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अब देखने को मिलता है कि नरेंद्र मोदी जी को एक नेता के रूप में बनाया गया, उनके कल्ट पर्सनैलिटी के आधार पर चुनाव का जो पूरा कैंपेन है वो चलाया जाता है, जिसके कारण जो रीजनल लीडरशिप थी, जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप थी बीजेपी के अंदर, वो अब कहीं नजर नहीं आती। और इस कल्ट पर्सनैलिटी के पूरा चुनावी कैंपेन के अंदर नरेंद्र मोदी जी का चेहरा और माननीय अमित शाह जी की जो पूरी प्लानिंग है, उसी के तहत बीजेपी चुनाव के मैदान में उतरती है। और इसमें जो अन्य सीनियर लीडर्स हैं और जो रीजनल लेवल पर बीजेपी के नेता हैं, उनका निर्णय लेने में ज्यादा कुछ रोल अक्सर हमें नहीं देखने को मिलता। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के अलावा बीजेपी के अंदर जब हम बोलते हैं कि बीजेपी के सीनियर लीडर है, तो उसको बोलने के बाद कुछ नाम हमारे जहन में आते हैं, जैसे राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, वसुंधरा राजे जी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी। साथियों, इन सब की परिस्थिति पिछले 5 साल के अंदर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी प्रकार का प्रमोशन ना होकर इनका डिमोशन हुआ है, उससे भी इस बात का एक अंदेशा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, उसकी एक बड़ी कमी भविष्य में होने वाली। साथियों, उदाहरण के रूप में जिनके हमने नाम लिए, इनके डिमोशन कैसे हुए उसको समझने की कोशिश करते हैं। 2014 से लेकर 2019 के बीच में माननीय राजनाथ सिंह जी देश के गृह मंत्री होते थे, लेकिन 2019 के चुनाव के बाद अब माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री के ओहदे पर बैठे। अगर हम नितिन गडकरी जी की बात करते हैं तो नितिन गडकरी जी को बीजेपी ने अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड जो बीजेपी पार्टी का है उससे बाहर कर दिया। और साथियों, वर्तमान के अंदर जो 2 चुनाव हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश, उसमें वसुंधरा राजे भी राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनको भी आखिरी समय तक इस बात का अंदेशा नहीं था कि उनको फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। वो वीडियो भी हमने इंटरनेट पे देखा कि किस तरीके से रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने एक पर्ची वसुंधरा राजे जी के हाथ में थमा दी, जिस पर्ची पर मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम शामिल नहीं था। और साथियों, ऐसा ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ भी हुआ, बावजूद इसके कि मध्य प्रदेश को आरएसएस का एक बड़ा एक्सपेरिमेंटल स्टेट माना जाता है और आरएसएस की बहुत मजबूत तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी को बैकिंग भी मिलती है। और शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से आरएसएस के काडर को मध्य प्रदेश के अंदर विस्तार करने में सहायता दी है, उसके बाद भी वह अपनी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी 2023 के चुनाव के बाद नहीं बचा पाए और मध्य प्रदेश के अंदर भी हमें एक नया मुख्यमंत्री देखने को मिला। यानी कि जो बीजेपी के सीनियर लीडरों के रूप में जाने जाते हैं, उनका भी पिछले 5 साल के अंदर जिस तरीके से बीजेपी के अंदर जो हिस्सेदारी थी और जो उनके रोल थे, जो पद उनको दिए गए थे, उसमें बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिले। और जिसके कारण सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप का जो संकट है वो बीजेपी के अंदर अब बढ़ता चला। साथियों, ऐसा ही दृश्य हमें मंत्रिमंडल के अंदर भी देखने को मिलता है, क्योंकि वर्तमान की गवर्नमेंट के अंदर जो अधिकांश मिनिस्टर्स अपॉइंट किए गए हैं वे लोकसभा से चुन के नहीं बल्कि राज्यसभा से चुनकर आए हैं। और साथियों, जिस तरीके से 2024 चुनावी साल है, उसके अंदर भी जो बीजेपी के डाउनफॉल है उसको लेकर और बीजेपी के अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सामने खुलकर अब आ रहे हैं। साथियों, भाजपा के द्वारा जिस गुजरात मॉडल का प्रचार देश भर में किया जाता है, और गुजरात सबसे बड़ा गढ़ बीजेपी का माना जाता है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री के तौर पर रह चुके हैं, वहां की जो बीजेपी की यूनिट है उसके अंदर भी सीटों को लेकर एक बड़ा तनाव है। और वडोदरा से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं रंजन भट्ट, उनको टिकट मिला और उन्हें टिकट मिलने के बावजूद भी इलेक्शन को कंटेस्ट करने से मना कर दिया। देश के वित्त मंत्री रही निर्मला सीतारमण जी ने भी 2024 का चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और साथियों, कुछ रिपोर्ट से यह भी सामने आता है कि बीजेपी की यूनिट है जो गुजरात के अंदर, वहां पर लगभग 5 सीटों को लेकर जो टिकटें बांटी गई है उसको लेकर आपसी तनाव बहुत ज्यादा है। साथियों, 2020 के अंदर ले में जो बीजेपी की यूनिट है वहां पर बड़े स्तर पर हमें एक साथ बीजेपी की यूनिट ने रिजाइन किया। और साथियों, जिस तरीके से वर्तमान की बीजेपी के अंदर कांग्रेस से आए हुए लोगों को और जिनका बीजेपी में कुछ खास योगदान नहीं है उनको टिकट दिए जा रहे हैं, उसके कारण भी बीजेपी के अंदर एक बड़ा रोष है। और उसका उदाहरण हमें हिमाचल प्रदेश से देखने को मिला। साथियों, हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट से कंगना रनौत को बीजेपी के द्वारा टिकट दिया गया है, जिसकी प्रतिक्रिया पर हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने खुले तौर पर यह कहा कि कंगना रनौत का मंडी के लोगों के लिए और भारतीय जनता पार्टी में कोई विशेष योगदान नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने इस बात का विरोध जताया कि कंगना रनौत को बीजेपी की तरफ से लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। तो साथियों, ये था पूरा बीजेपी का इतिहास और वर्तमान के अंदर बीजेपी के अंदर जो कल्ट पर्सनैलिटी की चुनाव प्रक्रिया डेवलप हुई है, उसके कारण लोकल लीडरशिप ना डेवलप होने के कारण
ये ऐसा प्रतीत होता है कि 2024 का जो चुनाव है उसके बाद बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप का एक क्राइसिस बन सकता है और इसके कारण बीजेपी का डाउनफॉल की दिशा में भी अब बीजेपी बढ़ सकती है। साथियों, आप सबने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें और आपकी इस चीज पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में उसको भी साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।